Welcome to the world of food technocrats. Subscribe and turn the notifications on. Everyone, welcome to my YouTube channel वर्ल्ड ऑफ फूड टेक्नोक्रेट्स इंडिया। सोचिए अगर क्या होगा, आपने ऑनलाइन किसी फूड प्रोडक्ट को ऑर्डर किया और उस फूड प्रोडक्ट को खाने के बाद आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है और इसमें आपकी कोई गलती नहीं, बल्कि वो जो फूड प्रोडक्ट डिलीवर किया गया था वो दरअसल ख़राब था, या फिर कुछ ऐसा समझ लीजिए कि उसकी डेट एक्सपायर्ड थी। अब आप क्या करेंगे? आपके साथ ऐसा ना हो सके इसीलिए FSSAI ने एडवाइज़री इशू किया है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए कि उन पर जो भी फूड बिज़नेस ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं उनके लिए कुछ नियम कायदे हैं जो उन्हें फॉलो करना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं कि चर्चा का विषय ये क्यों बना है। सबसे पहली बात तो आपने आजकल देखा होगा, आज के ज़माने में क्विक कॉमर्स जो है वो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है और बहुत सारे क्विक कॉमर्स हमारे देश में ऑपरेट कर रहे हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत फेमस ब्रांड्स हैं, आपने सुना भी होगा, लाइक ज़ेप्टो, बिग बास्केट, ब्लिंकिट, डुंज़ो या स्विगी इंस्टामार्ट। आई होप अगर आप इस वीडियो को किसी टियर 1 या टियर 2 सिटीज़ से देख रहे होंगे तो आपने इनमें से कभी ना कभी कुछ फूड प्रोडक्ट ऑर्डर ज़रूर किया गया हो, और अगर आपने ऐसा किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। आइए देखते हैं कि क्विक कॉमर्स का इंडिया में इस वक्त क्या स्कोप है। देखिए, सबसे पहले तो दो सबसे बड़े जायंट कॉम्पिटिटर, एक ब्लिंकिट, दूसरा स्विगी इंस्टामार्ट। आप देख सकते हैं कि ब्लिंकिट का शेयर 39% है और स्विगी इंस्टामार्ट का 37%। और रिसेंटली तो आपको पता होगा कि जोमेटो ने इसे टेक ओवर कर लिया है ब्लिंकिट को। तो घुमा फिरा करके वही दो पुरानी कंपनी, जोमेटो वर्सेस स्विगी, यही दो बड़ी जायंट है मार्केट पे। इसके अलावा कुछ लगभग 20% के करीब ज़ेप्टो का शेयर है। इसके अलावा अदर्स में 4% है, जिसमें आप देख सकते हैं बिग बास्केट, रिलायंस का और डुंज़ो वगैरह आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो क्विक कॉमर्स है उसकी मार्केट 2025 में लगभग $5.5 बिलियन की इंडिया में होगी, और इसमें सबसे बड़े 3 प्लेयर्स हैं, एक ब्लिंकिट, दूसरा स्विगी इंस्टामार्ट और तीसरा ज़ेप्टो। अब चूंकि ये इतना फूड प्रोडक्ट ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं और ये कहते हैं कि ये 10 मिनट में आपका प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे, तो ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को भी इंश्योर करें कि वो जो फूड प्रोडक्ट 10 मिनट में डिलीवर हो रहा है वो सेफ़ है, सेफ़ टू कंज्यूम। अभी हाल ही में कुछ न्यूज़ देखने को मिली है, जैसे आप ये वाली न्यूज़ देखिए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कुड फेस सीवियर एक्शन ओवर फूड सेफ्टी नॉन कंप्लायंस। ये 9 जुलाई की न्यूज़ है। FSSAI ने कहा है कि अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो भी फूड सेफ्टी के नॉर्म्स है, अगर उसमें आप कंप्लायंस नहीं करेंगे तो फिर आपके खिलाफ सीवियर एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा एक और खबर है, आफ्टर ज़ेप्टो इन मुंबई, ब्लिंकिट इन पुणे फेसेस FDA एक्शन, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, स्टोर ऑपरेटिंग विदाउट लाइसेंस एंड पुअर क्लीनलीनेस। आप देख रहे हैं रीज़न क्या है? एक तो पुअर क्लीनलीनेस, इसका मतलब इन्होंने हाइजीन मेंटेन नहीं करी थी, और दूसरा विदाउट लाइसेंस। आप समझ रहे हैं, इंडिया में किसी भी बिज़नेस को करने के लिए FSSAI का लाइसेंस लेना ज़रूरी है, और लाइसेंस नहीं तो एटलीस्ट आपके पास उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट लाइसेंस वो अपना फूड प्रोडक्ट बेच रहे थे। बस इसीलिए उस पर एक्शन लिया गया। चूँकि ऐसी खबर देखने को मिलती है, इसीलिए हमारी कंट्री में जो रेगुलेटरी बॉडी है FSSAI, वो एक एडवाइज़री के साथ आई है, जिसका पूरा पर्पस क्या है कि वो इंश्योर कर सके जो भी फूड प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है वो ऑथेंटिक है, उसकी क्वालिटी अच्छे से मेंटेन रखी गई है, एंड इट इज़ सेफ टू कंज्यूम। आइए देखते हैं कि उस एडवाइज़री में क्या बातें की गई हैं। सबसे पहली बात की गई है रेगुलेटरी कंप्लायंस की। इसका मतलब जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं, अब ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो भी फूड प्रोडक्ट्स उनकी वेबसाइट पर बिक रहा है, जैसे आप ब्लिंकिट का ऐप खोलेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर फूड प्रोडक्ट्स दिखेंगे, आप स्विगी इंस्टामार्ट का ऐप खोल लीजिए, उसमें भी बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे। तो ये जो भी फूड प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, ये सब FSSAI का जो 2020 का रेगुलेशन है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, लेबलिंग एंड डिस्प्ले, उसे फॉलो करते रहना चाहिए। और ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि जो भी फूड प्रोडक्ट होगा उस पर प्रॉपर लेबलिंग होगी, उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स, उसकी बेस्ट बिफोर डेट,
ये सारी चीज़ें पैकेट पे मेंशन होनी चाहिए। और जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर रहेगा, जो भी फूड प्रोडक्ट वो क्लेम कर रहा है, तो इनसाइड द पैकेट वो सेम प्रोडक्ट होना चाहिए, उससे डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इन केस अगर पैकेट के ऊपर आपने क्लेम कुछ और किया और अंदर प्रोडक्ट डिफरेंट है, तो फिर ये एक तरीके से फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा और आपके खिलाफ फिर FSSAI एक्शन ले सकती है। ऑनलाइन क्लेम जो भी होगा उसे अलाइन करना चाहिए फिजिकल लेवल पे, ताकि कंज्यूमर को आप मिसलीड ना कर सके, वही बात जो मैंने अभी बताई है। इसके अलावा दूसरी बात जो की गई है वो है फूड सेफ्टी एंड हाइजीन की। ये कहा जाता है कि जो भी इस पर डिलीवरी बॉय होते हैं या डिलीवरी पर्सनल होते हैं, आप उनको ट्रेनिंग दीजिए। लास्ट माइल तक जो डिलीवरी करने जाते हैं, अपने डिलीवरी स्टाफ को ट्रेनिंग दीजिए, ताकि वो वेल ट्रेंड हो फूड सेफ्टी और हाइजीन प्रैक्टिसेस में और कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। इसके अलावा शेल्फ लाइफ रिक्वायरमेंट की बात की गई है। शेल्फ लाइफ रिक्वायरमेंट में ये कहा गया है कि जो भी फूड प्रोडक्ट डिलीवर होगा उसकी शेल्फ लाइफ मिनिमम 30% अभी भी बाकी रहनी चाहिए। और अगर और ज़्यादा शेल्फ लाइफ वाला प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, तो एटलीस्ट 45 डेज बिफोर द एक्सपायरी होना चाहिए डिलीवरी के टाइम पर। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक फूड प्रोडक्ट है और इसमें लिखा बेस्ट बिफोर 4 मंथ्स, इसका मतलब 120 डेज़ तक की इसकी शेल्फ लाइफ है। तो इस प्रोडक्ट को जब भी डिलीवर किया जाएगा तो एटलीस्ट इसमें 45 डेज़ की शेल्फ लाइफ अभी भी रिमेनिंग होनी चाहिए। और अगर ऐसे प्रोडक्ट है जिनकी शेल्फ लाइफ और कम होती है, फॉर एग्जांपल कर्ड आप ले लीजिए, कर्ड की शेल्फ लाइफ 1 वीक की होती है। तो अगर इन केस आप कर्ड डिलीवर कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ इंश्योर करना पड़ेगा कि ये एटलीस्ट 30% इसकी डेट रिमेनिंग हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोडक्ट की 10 डेज शेल्फ लाइफ है तो 3 डेज़ होनी चाहिए, 7 डेज़ वाले की है तो एटलीस्ट 2 डेज़ होनी चाहिए शेल्फ लाइफ। तो ये बातें कही गई हैं। इसके अलावा अगर ये सब कहने के बाद भी FSSAI की कोई भी प्लेटफॉर्म इस चीज़ को इंश्योर नहीं करता तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लिंकिट्स पुणे स्टोर लाइसेंस सस्पेंड हो गया। तो इसी चीज़ को FSSAI ने कहा है कि सेलर की अकाउंटेबिलिटी पूरी होगी। और आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपके पास फूड बिजनेस ऑपरेटर है जो फूड प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, उसका FSSAI लाइसेंस ज़रूर वहाँ पे डिस्प्ले कीजिएगा। और इसके अलावा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और हाइजीन रेटिंग उस फूड बिजनेस ऑपरेटर की ज़रूर से कीजिएगा। हाइजीन रेटिंग में भी ये चीज़ रहता है, जैसे किसी को 1 स्टार है, किसी को 2 स्टार है, किसी को 3 स्टार है, तो उससे ये पता रहता है कि फूड प्रोडक्ट वो कैसा है, वो फूड बिजनेस ऑपरेटर कैसा है, वहाँ से ऑर्डर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें हमें पता चलती है। अब चूँकि हमने इतनी सारी बात कर ही ली है तो इन सब के पीछे जो बॉडी है सबसे ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर FSSAI के बारे में ज़रूर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, स्पेशली अगर आप फूड टेक बैकग्राउंड से हैं तो आइए क्विकली देखते हैं FSSAI के बारे में। सबसे पहले FSSAI के इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 2006 में। किस एक्ट के थ्रू हुआ? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। और आपको पता होगा कि जब भी किसी बॉडी को एक्ट के थ्रू बनाया जाता है तो उस बॉडी को हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो FSSAI बेसिकली क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगर आपसे कल को पूछा जाता है क्या ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि किसी भी एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर गलत है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बल्कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेकेंडली जो चीज़ हमें जानना है वो ये जानना है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। बहुत सारे बच्चे इसे कंफ्यूज करते हैं, उन्हें लगता है कि शायद ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में आती होगी। ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे तो ये भी सोच लेते हैं कि ये शायद मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आती होगी, क्योंकि MCQs में आपको ऑप्शंस में ये ऑप्शन देखने को ज़रूर मिलेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आती है। इसका रोल क्या है, इसको क्यों बनाया गया? एक्चुअली इससे पहले हमारे पास और भी कई सारे एक्ट्स थे, लेकिन जब FSSAI आई तो वो सारे ही एक्ट्स को सबड्यू हो गए और फाइनली FSSAI वर्क करना स्टार्ट करे। तो इसका काम है बेसिकली इट्स अ रेगुलेटिंग बॉडी, जो कि इंडिया में बनने वाले किसी भी फूड प्रोडक्ट यानी कि फूड प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग, उसका स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल को रेगुलेट करने का काम करती है। इसके अलावा ये साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड भी सेट करती है जिस पर फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंपोनेंट की मिनिमम परसेंटेज या मैक्सिमम परसेंटेज क्या होना चाहिए,
वाइल मैन्युफैक्चरिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें भी हमें FSSAI बताती है। एंड लास्टली कि इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखिए इसमें टोटल 23 पर्सन होते हैं, जिसमें से 1 चेयरपर्सन होता है और अदर 22 मेंबर्स होते हैं। और इन 22 मेंबर्स में से भी 1/3 शुड बी वुमेन, यानी अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मेंबर्स जो होंगी वो विमेन कैटेगरी की होती है। तो आप देख रहे हैं इससे ये भी समझ में आता है कि FSSAI इज़ एन इंक्लूसिव बॉडी, और वो जो सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शंस हैं उन्हें भी काफ़ी मौका देती है। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो ख़त्म होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो गिव इट अ थम एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल WFTI 2015 पर विज़िट करके इसकी PDF ले सकते हैं।